अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 के लेक्चर नंबर 41 से 45 तक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारे इस कोर्स की जो है वो लास्ट वीडियो है और इसमें इंशाल्लाह आपके जो है ये तकरीबन जो लास्ट और लेक्चर रह गए ये भी मैं कवर करवा दूँगी। तो आपने वीडियो जो है ये एंड तक देखनी है और सारे लेक्चर जो हैं वो ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। और उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करूंगी, इसलिए आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 41 हमारे पास है कि राइटिंग अ समरी, कि समरी कैसे लिखते हैं, समरी में समरी होती क्या है, मैं आप लोगों को ये पहले बता देती हूँ। तो बेसिकली समरी क्या होती है, जैसे आप एक पोइम लिखते हैं तो उसके एंड पे आप एक शार्ट सी स्टोरी लिखते हैं, शार्ट सी समरी उसकी लिखते हैं जिसमें आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या आती है, उसकी समरी होती है। समरी बेसिकली होती क्या है कि अगर आपके पास कोई पैसेज दिया गया है, लॉन्ग पैसेज दिया गया है, उसको आपने शार्टर कर देना, उसको शार्ट कर देना है और उसको छोटा करके लिख देना है। उसमें हम बेसिकली फ़ोकस किस चीज़ पे करते हैं, मेन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, उसमें मेन पॉइंट्स जो डिस्कस किए जा रहे हैं, उसके बाद उसमें जो सपोर्टिंग पॉइंट्स जो मेन चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं उसको लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो डिटेल दी जा रही है उसको छोड़ देते हैं। तो मेन चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं और शार्ट करके लिखा जाता है। तो बेसिकली क्या है, एक समरी हो गई। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक डेफिनेशन भी इसकी दी हुई है और यहाँ पे कहा है कि समरी आर प्रिसाइज इज़ अ ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट इन अ कनेक्टेड एंड रीडेबल शेप ऑफ द सब्सटेंस ऑफ ए लॉन्गर पैसेज। वो कह रहे हैं कि क्लियर और स्टेटमेंट होती है और कनेक्टेड होती है रीडेबल शेप के साथ सब्सटेंस की, और ये क्या होती है, लॉन्गर पैसेज के मतलब उसको शार्ट करती है और क्लियर करती है। बाद वो कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने समरी लिखनी है तो आप लोगों को क्या चीज़ें अपने यहाँ पे होनी चाहिए। पहले है कि गुड प्रैक्टिस इन बोथ राइटिंग एंड क्लियर थिंकिंग, कि आप जो सोच रहे हैं और जो लिख रहे हैं उन दोनों में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है कि इट एनेबल्स टू एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स, कि इससे आपको क्या मतलब बेनिफिट होता है, आप क्या सीखते हैं इससे, कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने वर्ड्स को जो है वो खुद लिख सकें, एक्सप्रेस कर सकें, बयान कर सकें। और उसके बाद क्या है कि अपने आइडियाज़ जो हैं आप उनको दूसरों के साथ शेयर कर सकें और आप मतलब दूसरों के साथ एग्री हो सकें। उसके बाद है कि रीड द पैसेज केयरफुली, कि पैसेज को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, रीड द पैसेज अगेन, नोट द डिफरेंट पॉइंट्स इट कंटेन्स। उसके बाद कह रहे हैं कि आप पैसेज को अगेन पढ़ें, उसके बाद नोट करें जो डिफरेंट पॉइंट्स वहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं और उन पॉइंट्स को नंबर दें। उसके बाद कह रहे हैं स्ट्राइक आउट पॉइंट्स नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग रिपीटेशन इलस्ट्रेशंस। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो इतने इंपॉर्टेंट और यहाँ पे आपको नहीं दिए गए पॉइंट्स उनको जो है आप स्ट्राइक आउट कर दें। और उसके बाद 6 नंबर पे पॉइंट है कि अरेंज द पॉइंट्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। इसका मतलब कि जो वहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं उनको पॉसिबल जो है एक वे बनाएं, बेस्ट वे बनाएं और उनको जो है अरेंज करें। उसके बाद लास्ट है कि आप समरी लिखें, फर्स्ट ड्राफ्ट मतलब एक रफ से समरी लिखें, बाद में उसको एक समरी की एग्जैक्ट शक्ल दें। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि पॉलिश द ड्राफ्ट, मतलब जो आपने समरी लिखनी है उसको आपने फिर एग्जैक्ट जो है उसको क्लियर करके स्टेटमेंट्स लिखनी है और ब्रीफली जो है अच्छे से उसको लिख देना है। तो उसके बाद ये हमारे पास समरी की उन्होंने पॉइंट्स दे दिए हैं, वो भी हो गया, समरी क्या होती है ये भी आप लोगों को पता चल गई। और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने शार्ट से आपको एग्जांपल्स वगैरह करवा दी हैं और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समरी में अगर आए भी तो सिर्फ डेफिनेशन आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, या फिर आपसे ये पॉइंट्स पूछ सकते हैं, MCQs वगैरह में पॉइंट्स पूछ सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है ये मैंने अब लेक्चर्स आप लोगों को कवर करवाने हैं, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी। अब यहाँ पे प्रैक्टिस दी गई है, प्रैक्टिस में उन्होंने कहा है कि अवॉइड करें यूज़लेस रिपीटेशन। वो कह रहे हैं कि अगर आप समरी लिख रहे हैं तो उसमें जो यूज़लेस वर्ड्स आ रहे हैं मतलब आप अवॉइड करें, रिपीटेशन ना करें, कि अगर एक मतलब फ़ायदेमंद वर्ड्स नहीं उनको बार बार यूज़ ना करें, तो रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि पुटिंग आइडियाज़ टुगेदर, के जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं उनको इकट्ठा लिखें और उनको सही से जो है वो वहाँ पे राइट करें, और ऐसा ना हो कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो सही से समझ ना आ रहे हों रीडर को। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस उन्होंने एक्सरसाइज दे दी है, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करवा रही, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप लोग ना भी करें, स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 सैम्पल्स ऑफ समरी राइटिंग के 4 सैम्पल्स दिए गए हैं, तो ये आप चाहें तो रीड कर भी सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि समरी क्या होती है। ऊपर उन्होंने जो है वो ऊपर लिखा हुआ उसको बेसिकली, नीचे जो है उसको समरी से शार्ट बनाई हुई है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 5-6 लाइनों में एक पैराग्राफ लिखा गया, लेकिन उसको नीचे जो है उसकी समरी लिखी गई है तो वो कितनी है, 2 से 3 लाइनों में है। तो समरी क्या होती है ये भी आइडिया हो गया होगा, यहाँ से आप रीड कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अगर आपको कहा भी जाता है कि अगर पॉसिबिलिटी हो कि अगर आ जाए आपके पेपर में कि समरी लिखें, तो आपको आइडिया होगा कि आपने समरी कैसे लिखनी है। वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा।
तो बेसिकली इस लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, समरी क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। उसमें यहाँ पे आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। वो सारी मैंने आपको मेन बता दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइजेज दी गई थी, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन लास्ट पे जो ये पैराग्राफ दिए गए थे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है और उसमें वो कह रहे हैं कि आज हमने समरी का डिस्कस किया। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 42 देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा है, टेंसेज एंड पैसिव सेंटेंसेज। तो टेंसेस क्या होते हैं आप लोग को पता ही होगा। पास्ट जो है हमारे पास प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। तो उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पे कि हम इस लेक्चर में क्या करेंगे कि वर्ब टेंसेस को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्या है कि पैसिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन द इंग्लिश सेंटेंस द वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब। वर्ड जो है वर्ब हमारे पास जो है ये बेसिकली क्या है, एक्शन को शो करता है, किसी भी काम के होने को क्या करता है, वर्ब शो करता है। मतलब आपने उर्दू में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी काम का करने होने से आने को फेल कहते हैं। तो बेसिकली वर्ब क्या है, एक फेल है। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, द बेस फॉर्म दी है। बेस फॉर्म देख लेते हैं क्या है कि इट इज़ द फॉर्म इन विच वर्ब्स आर लिस्टेड इन द डिक्शनरी। वो कह रहे हैं कि बेस फॉर्म क्या होती है, ये वो फॉर्म होती है जिसमें वर्ब्स को लिस्ट किया जाता है, लिस्टेड उनको लिस्ट बनाई जाती है डिक्शनरी में। इट इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एक्सपेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। वो कह रहे हैं कि उनको लिस्ट उनकी बनाई जाती है डिक्शनरी में और उनको प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई ईट कबाब्स फॉर लंच। उसके बाद ईट यहाँ पे वर्ड है, ये क्या है, एक हमारे पास वर्ब है। उसके बाद साइमा ईट्स कबाब्स फॉर लंच। ईट्स जो है ये भी हमारे पास क्या है, लंच है, वर्ब है। उसके बाद पास्ट टेंस देख लेते हैं। पास्ट टेंस फॉर्म जो है इसमें क्या होता है, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब मोस्ट वर्ब्स इज फॉर्म बाय एडिंग ईडी और डी टू द बेसिक फॉर्म। कि जो बेसिक फॉर्म होती है उसके एंड पे ईडी लगाया जाता है या डी लगाया जाता है, तो हमारे पास पास्ट वर्ब उसकी फॉर्म बन जाती है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब्स अगर आप लोगों ने बचपन में की हों, ये 9th-10th में भी करवाते हैं, छोटे लेवल पे भी करवाते हैं। तो जहाँ पे भी ईडी आता है वो हमारे पास दूसरी या तीसरी फॉर्म बन जाती है। तो पास्ट टेंसेज में दूसरी फॉर्म लगती है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में करवाया गया है कि दे प्रेज द प्रेसिडेंट फॉर हिज बोल्ड स्पीच। तो प्रेज में ईडी एंड पे आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट वर्ब है, मतलब पास्ट टेंस बन रहा है। इसी तरह आई आस्क्ड द स्टूडेंट टू लीव द जिम। तो आस्क्ड के एंड पे ईडी आ रहा है, ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे ईडी आ रहा है और ये भी क्या है, पास्ट टेंस फॉर्म बन रही है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि इट इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। के वर्ब जो होते हैं उसके एंड पे आईएनजी लगाया जाता है। एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ द फॉर्म दैट इज़ यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब्स। आई एम, आई, इज़ हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, ऐसे वर्ड्स जो हैं ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं इनको कैसे शो किया जाता है, इनको हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू शो किया जाता है, इनको साथ यूज़ किया जाता है। तो अब वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी लगाया जाएगा और साथ में क्या यूज़ किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ किया जाएगा। जैसा कि जो इज़ स्प्रेडिंग द शीट ऑन द ग्राउंड। तो इज़ हमारे पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और स्प्रीड क्या हो गया, एक वर्ब हो गया और उसके साथ आईएनजी लगाया जा रहा है, तो स्प्रीडिंग हो गया, ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन कह जाती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में लाजमी तौर पर आ जाता है और आपको आइडेंटिफाई करने को क्या देता है, जिरंड और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आर्टिकल, ये 3-4 चीज़ें ऐसी जो हैं, ये 22 लेक्चर और उसके बाद ये वाला लेक्चर, ये दोनों मिलते जुलते हैं। आपने 22 लेक्चर भी देख लेना है फिर से, और ये वाला लेक्चर जो है इसको भी क्लियर कर लेना है। उसमें जो है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जिरंड वगैरह का करवाया जा रहा है और यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है और साथ आईएनजी वर्ब के लगाया जाता है। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल की बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, लेकिन हैज़ हैव यूज़ किए जाते हैं और हैड यूज़ किया जाता है। एंड विद एम, इज़, आर, वाज, वर्ड, ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है उसके साथ ईडी भी लगाया जाता है। ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल में ईडी भी लगाया जाता है। जैसे कि द गर्ल हैव आस्क्ड द बॉस फॉर अ रेज। तो हैव जो है ये हमारे पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और आस्क्ड क्या है, आस्क्ड ईडी एंड पे लगाया जा रहा है, ये क्या बन गया, पास्ट पार्टिसिपल बन गया। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ जो हैं क्या कहा है कि हियर आर द मेन पार्ट्स ऑफ द रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स के कुछ उन्होंने हमें यहाँ पे पार्ट्स दिए हैं। जैसे कि जंप हो गया, उसकी बेसिक फॉर्म जंप है, पास्ट टेंस में उसकी कौन सी फॉर्म बन रही है, जंप्ड बन रही है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था कि उसके एंड पे आईएनजी आता है, तो जंपिंग बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके अगर एंड पे ईडी आएगा तो क्या बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल बनेगा।
तो आई होप कि इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। बाकी नीचे दो और भी एग्जांपल दी गई हैं, जैसे स्माइल, स्माइल्ड, स्माइलिंग, स्माइल्ड। तो इसी तरह नीचे एक और एग्जांपल आप लोगों ने देख लेनी है। ये बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद मेन टेंसेस पे आते हैं। तो कह रहे हैं देयर आर 6 मेन टेंसेस इन इंग्लिश एंड दे आर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे वो सिर्फ 6 जो हैं प्रेजेंट टेंस यहाँ पे 6 जो हैं वो टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, ये 12 होते हैं। बेसिकली सबसे पहले मेन कौन से 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उसके आगे जो हैं हमारे पास 4 जो हैं उसके पार्ट्स होते हैं, और वो कितने बनते हैं हमारे पास 12 जो हैं उसके पार्ट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ 6 पार्ट्स का कह रहे हैं, तो हमने सिर्फ वही यहाँ पर डिस्कस करने हैं और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि टेंसेस में एग्जांपल्स के प्रेजेंट की कौन सी बन रही है, आई जंप, कि मतलब मैंने जंप लगाई। उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट बन रहा है क्या, जंप्ड ईडी आ गया, सेकंड फॉर्म आती है। प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। उसके बाद फ्यूचर में जो है हमारे पास वो क्या आता है, आई विल का यूज़ किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगाया जाता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट है उसमें क्या होता है कि हैड यूज़ किया जाता है और थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और जो परफेक्ट टेंस है आपके पास, परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया या फ्यूचर परफेक्ट हो गया, इनके एंड पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब कौन सी यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए जाएंगे। प्रेजेंट के साथ कौन सा, हैज़ या हैव, पास्ट के साथ हैड, और फ्यूचर के साथ विल हैव या शैल हैव। तो यहाँ पे पास्ट के साथ कौन सा यूज़ किया जा रहा है, हैड जम्प्ड, और फ्यूचर में कौन सा यूज़ किया जा रहा है, आई विल हैव जम्प्ड। तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को। उसके बाद परफेक्ट इनके कौन से बन रहे हैं ये भी देख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, कहते हैं नेबर्स डॉग स्मेल्स ओवर प्लांट्स। तो यहाँ पे स्मेल्स जो है, स्मेल क्या है, वर्ब है, और स्मेल्स यहाँ पे उसके साथ एस लगाया जा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट टेंस आ रहा है। पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। जैसा कि यहाँ पे है कि एट यस्टरडे पार्टी द होस्ट मेड अ रूड रिमार्क। तो वैसे मेक होता है, मेक की दूसरी फॉर्म कौन सी है हमारे पास, मेड बनती है। इसी तरह यहाँ पे नीचे है कि द गुड्स वर डिलीवर्ड लेट लास्ट नाइट। तो डिलीवर हमारे पास क्या है, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, डिलीवर्ड होती है। उसके बाद फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके साथ विल या शैल का यूज़ किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल हमें दी गई है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अकॉर्डिंग टू द कॉलेज शेड्यूल द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द बेसमेंट एट 9 AM। तो यहाँ पे वो विल बी हेल्ड लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ये कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन रहा है, मतलब फ्यूचर टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे विल का यूज़ किया जाता है, विल या शैल का। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 3 परफेक्ट टेंसेस। अब यहाँ पे परफेक्ट टेंसेस की बात की जा रही है। अब परफेक्ट टेंसेस में यहाँ पे वो आप लोगों को देखें, यहाँ पे उन्होंने शो कर दिया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, हैज़, हैव या हैड। तो ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा अगर फ्यूचर की बात की जाए तो उसमें विल हैव या शैल हैव यूज़ किए जाएंगे और साथ में इनके थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने ईडी लिखा है, मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी होगी, एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मरीना हैज़ वर्क एट अ नंबर ऑफ जॉब्स ओवर ईयर। तो हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जा रहा है और वर्क क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ईडी लगा के थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि मरीना हैड वर्कड। अब ऊपर हैज़ था, यहाँ पे हैड यूज़ किया जा रहा है। हैड मतलब पास्ट की यहाँ पे एक निशानी है, वाज, वर और हैड, ये कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं जो पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हैड वर्क आ गया। वर्क के साथ हमेशा ईडी ही आएगा। जो हमारे पास थर्ड परफेक्ट टेंस बन रहे हैं उसमें थर्ड फॉर्म ही आएगी। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा कि मरीना विल वर्क इन द नंबर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने वो एग्जांपल तो नहीं दी, लेकिन यहाँ पे अगर उस एग्जांपल को मैं आप लोगों को लेके क्लियर करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा कि मरीना विल वर्क इन अ नंबर ऑफ टीवी। तो यहाँ पे हैड की जगह क्या आएगा, विल आएगा। विल हैव आएगा या शैल हैव आता है। जैसे कि मिस्टर सईद विल हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द प्रिंटिंग। तो विल हैव बीन आ रहा है, एम्प्लॉयड थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है और क्या यूज़ किया जा रहा है, विल हैव बीन। तो यहाँ पे विल हैव बीन यूज़ किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पोजेसिव टेंसेस की बात की जा रही है कि पोजेसिव टेंस कौन से होते हैं। तो प्रेजेंट पोजेसिव टेंस हमारे पास आ गया है, मरीना इज़ वर्किंग एट द ऑफिस टुडे।
अब यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास यूज़ किया जा रहा है, ये हमारे पास जो कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो बिल्कुल उसकी तरह ही होता है। इज़ यहाँ पे आ गया, इज़ एम आर, ये कौन से वर्ड जो हैं, ये जहाँ पे भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ड यूज़ किए जाएंगे ये कौन से होंगे, प्रोग्रेसिव टेंस होंगे। इज़ एम आर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को शो कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ ING यूज़ किया जाएगा। मरीना इज़ वर्किंग, इज़ एम आर, दूसरी एग्जांपल में एम यूज़ किया जा रहा है, और अगर दे यहाँ पे लिखा होता या वी लिखा होता तो यहाँ पे क्या एग्जांपल होती कि वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, या यहाँ पे कोई और दे आर प्लेइंग गोइंग टू क्रिकेट, तो मतलब जो जमा आ रही है उसके साथ आर आएगा, और अगर वाहिद की बात की जा रही है तो इज़ आएगा। और उसके बाद यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव की बात की जाएगी तो उसमें क्या वाज और वर का यूज़ किया जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, साथ ING आएगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इनमें चेंज हो रहे हैं, आपने हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से समझ ना आए और आप लोग चाहते हैं कि मैं एक और इस पर वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में बता देना है। आप लोगों ने इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर बताना है, बिकॉज उसके बाद एग्जाम्स आप लोग भी बिजी होंगे, उसके बाद मैंने खुद भी बिजी होना है, मैंने अपनी भी प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोगों ने इन 3-4 दिनों के अंदर अंदर मुझे बता देना। अगर आप लोगों को टेंसेस की अच्छे से समझ ना आए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप लोगों के अभी तक, तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। अगर मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो लाजमी तौर पर बना दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की बात की जा रही है, तो फ्यूचर में क्या है कि विल बी और शैल बी यूज़ किया जा रहा है। फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आएगी और ING का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको मेन चीज़ें इसलिए बार बार बता रही हूँ कि इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, ताकि जब वहाँ पे पेपर में आए ऐसी एग्जांपल और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा फ्यूचर प्रोग्रेसिव है या कौन सा फ्यूचर टेंस है, कौन सा प्रेजेंट पास्ट है, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सको। आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पर फॉर्म देखनी है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज नहीं करवा रही, क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों को ऊपर जो है वो टेंसेस में बता दिया कि कौन से वर्ब यूज़ करने हैं। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए मैं आप लोगों को जो है आप लोगों को भी ये छोड़ रही हूँ। आप लोगों ने लाजमी करना है, इसको स्किप नहीं करना। इसमें जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी जा रही हैं, जितने भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहे हैं, मतलब वो टेंसेस को आइडेंटिफाई करने का कह रहा है, आप लोगों ने सारे जो है वो लाजमी तौर पर करने हैं। और जहाँ से समझ ना आए आपने लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मैंने आपको ग्रैंड क्विज़ की वीडियो में भी बोला था कि टेंसेस करने हैं, और अब भी यही कहूँगी, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी आपकी फाइनल टाइम की प्रिपरेशन के लिए, उसमें भी यही बार बार कहूँगी कि टेंसेस कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट समय यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट वर्ब की दिया हुआ। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम कर रहा होता है, मतलब यहाँ पे पर्सन, जैसे अली प्लेज क्रिकेट, तो अली यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा। प्ले मतलब खेल रहा है, तो ये काम हो रहा है, ये एक एक्शन है, तो ये क्या है, एक वर्ब है। उसके बाद क्रिकेट मतलब जिस पे काम हो रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। तो यहाँ पे में सेंटेंस दिया गया हुआ है कि टिकट मे बी परचेज्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है टिकट है, उसके बाद वर्ब क्या है कि मे बी परचेज्ड। और यहाँ पे कम्प्लीमेंट साथ में उन्होंने कौन ही मेंशन किया, एट एनी एयरलाइन ऑफिस, यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन रहा है, कम्प्लीमेंट बन रहा है। इन द लेबॉर्ट्री मतलब जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको यहाँ पे इन्होंने कम्प्लीमेंट कहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, बट इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब टेंसेस इन पैसिव सेंटेंसेस, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, ये देख लेते हैं। तो सिंपल टेंस हमारे पास कैसे आएगा कि ज्वेल्स आर बॉट बाय लेडीज़, कि लेडीज़ ने जो है ज्वेल्स खरीदे। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो आर बीइंग बॉट। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैव बीन एडवाइज्ड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म के साथ हैव बीन लगाया जाएगा। और प्रेजेंट मॉडल्स की बात करते हैं तो मस्ट बी टेकन। ये यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, इन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि सिंपल टेंस में कौन सा यूज़ हो रहा है, आर बॉट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर बीइंग बॉट, कि यहाँ पे उधर हमारे पास ING आएगा, उसको अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है तो आर बीइंग लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव बीन एडवाइज्ड। और इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट मॉडल है तो मस्ट बी टेकन। ये आपने अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं इनको आइडेंटिफाई कर लेना, लाजमी तौर पर माइंड में सेट कर लेना है कि कौन से टेंस के लिए कौन सी यहाँ पे जो है वर्ब और कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ किया जाएगा। और उसके बाद पास्ट टेंस की बात करते हैं तो मैप्स ऑफ द रेबल हाइड आउट वर शोन टू द प्रेस। यहाँ पे उधर हमारे पास इज़ एम आर यूज़ होगा, इधर सिंपल पास्ट में हमारे पास वाज वर यूज़ होगा। उधर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर बीइंग, यहाँ पे वाज वर बीइंग होगा, वाज वर और साथ बीइंग हमारे पास, और थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी।
अब मैं मेन यहाँ पे आप लोगों को फिर वही बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन इसकी आ जाए। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आ जाए तो आप लोग समझो कि आप लोगों को टेंसेस आ गए हैं, आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस आ गए हैं। और उसके बाद परफेक्ट में हमारे पास उधर हैज़ हैव था, इधर हैड आ जाएगा। और उसके बाद जब फ्यूचर में हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इज़ एम आर, पास्ट में वाज वर और उसमें विल और शैल यूज़ किया जाएगा। बस ये चीज़ें डिफरेंस है इनमें, और कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आई एन जी है, वहाँ पे बीइंग यूज़ किया जाएगा, तीनों में सेम रूल है। उसके बाद यहाँ फ्यूचर में आप लोग खुद देख सकते हैं कि विल भी यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आर गोइंग टू बी, विल हैव भी पुट, यहाँ पे सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी यूज़ की जा रही हैं। तो आप लोगों ने जो है इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। आप लोगों ने एक और भी काम करना है, आप लोग गूगल पे जाएं, आप लोगों ने वहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे आपने इनकी एग्जांपल्स देख लेनी है, उनकी प्रैक्टिस प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं अगेन आपको कह देती हूँ कि आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसकी एग्जांपल्स गूगल से आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगी टेंसेस की भी। उसके बाद आप 1 बाय 1 सर्च कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसके बाद साथ में लिख सकते हैं कि पैसिव वॉइस, या फिर आप लिख लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। सारा आप लिख के सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से जो है आपकी क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपका जो है। यहाँ पे इसी से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 43, वर्ड ऑर्डर। तो वर्ड ऑर्डर हम देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें भी वही यहाँ पे टेंसेस से रिलेटेड ही है। अब यहाँ पे हमने बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे हमने वर्ड्स के ऑर्डर देखने हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मेन चीज़ें करवा देती हूँ। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आपको समझे टेंसेस भी आ गए हैं, आपको करेक्शन करना आ गया है, आइडेंटिफिकेशन करना आ गई है। यहाँ पे जो कुछ उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन अगर आपको सिंपल भी आता है तो आप इजीली इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देख लेते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सबसे पहले दिया गया है। तो एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, आई लाइक एनिमल्स वेरी मच। तो लाइक हमारे पास क्या है, एक काम हो रहा है, मतलब उसको पसंद है, मतलब एक एक्शन है। तो ये क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, एक एक्शन होता है। और ऑब्जेक्ट क्या था, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि जिस पे काम हो रहा है वो क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और जो काम कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको खुद बता देती हूँ, आई हमारे पास क्या आ रहा है, मतलब मैं, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है जो मतलब काम कर रहा है। उसके बाद लाइक, पसंद करना, मतलब एक एक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की बात हो रही है, जानवरों की बात हो रही है जिनको वो पसंद करता है, मतलब जिस चीज़ की बात हो रही है वो क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो एनिमल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद नीचे एग्जांपल देख लेते हैं कि डिड यू सी फादर यस्टरडे। तो यहाँ पे डिड यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब एक जो इंसान काम कर रहा है, जो करने जा रहा है। उसके बाद सी, देखा, मतलब ये एक एक्शन है, ये क्या है, हो गया एक्शन है, मतलब ये फिर वर्ब हो गया। एक्शन है तो वर्ब हो गया। उसके बाद जिस पे काम किया जा रहा है, तो फ़हद की बात की जा रही है, मतलब फ़हद को तुमने देखा, तो फ़हद यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, आप लोग इसको लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्जांपल्स आपकी अच्छी यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको जो है वहाँ पे आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको सॉल्व करना अगर आपके एमसीक्यू या सब्जेक्टिव में आता है तो आप इजीली कर सकोगे। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस एंड टाइम की बात की गई है। तो प्लेस एंड टाइम मतलब वहाँ पे जहाँ पे भी टाइम का जिक्र किया जाएगा या जहाँ पे किसी जगह का जिक्र किया जाएगा वो क्या होगा, प्लेस एंड टाइम के अबाउट होगा। जैसा कि हुमा वॉक्स एवरी मॉर्निंग, तो सुबह की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आई एम गोइंग ऑन मंडे, तो यहाँ पे मतलब टाइम की बात की जा रही है कि मैं फ़लाँ दिन को जा रही हूँ। इस तरह ये जो है प्लेस एंड टाइम को यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। और उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं कि ट्रू फॉल्स को करना है आपने, कि यहाँ पे आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। तो अब यहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं, जो भी आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने एक एक चीज़ यहाँ पे करनी है जो आपको टेंसेस से रिलेटेड दी गई है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब के अबाउट दी गई है, वो आप लोगों ने यहाँ पे कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने करनी है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है या जो चीज़ समझाई है, अगर आपको उसकी समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझसे वो भी लाजमी पूछ लेना है। मैं अगेन आप लोगों को वो चीज़ जो है वो बता दूँगी। मैं ट्राई तो करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर आप लोगों को समझ आ गई तो फिर तो वेल एंड गुड है, बिकॉज़ मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैंने अपनी भी तैयारी करनी होती है। तो मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि आप लोगों की हेल्प करूँ। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ ना आई तो फिर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग जब रीड करेंगे इन चीज़ों को तो आप लोगों को फिर भी इजीली समझ आ जाएगी। तो बाकी आप लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइजेज कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 44 है। ये हमारे पास किस वाले से है, आर्टिकल्स एंड देयर यूज़, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली जो है यहाँ पे आ एंड द, ये वर्ड्स कौन से हमारे पास आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल्स को यहाँ पे हम यूज़ करना देख लेते हैं कि उनको कैसे यूज़ करना है, कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होगा। अब बेसिकली जो एन हमारे पास आर्टिकल है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारे पास वॉवल्स आ रहे होते हैं A E I O U, तो उनके साथ जो वर्ड स्टार्ट हो रहे होते हैं उनके साथ एन यूज़ किया जाएगा।
उसके बाद जो द है ये एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है, और ए और एन दोनों जो हैं वो नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल्स वगैरह के साथ यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें डिटरमाइनर्स का पहले बताया कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। ये बेसिकली वर्ड्स होते हैं जो नाउन और एडजेक्टिव वगैरह से पहले आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास है कि इन द कैट सेट ऑन माई बैग, तो यहाँ पे इन द हमारे पास एक आर्टिकल है और ये नाउन से पहले यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह बैग जो है उसकी बात की जा रही है और उससे पहले माई यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेजर और मिनर जो हैं वर्ड्स वो दिए गए हैं। मेजर कौन से हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो गया। उसके बाद मिनर हमारे पास डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन हो गया। और ये सारे टोटल मिला के हम देखें तो ये क्या है? ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उन्होंने यहाँ पे जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मेजर और माइनर में। तो उसके आगे 5 टाइप्स दी गई हैं डिटरमाइनर्स की। आर्टिकल, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, उसके बाद पोजेसिव्स एंड क्वालिफायर्स, उसके बाद WH डिटरमाइनर्स। तो यहाँ पे उनके आगे उन्होंने वर्ड्स भी दिए गए हैं। ये वर्ड्स आप लोगों ने देख लेने हैं। आर्टिकल्स में ए एंड द हो गया, उसके बाद दिस, दैट, दोज, दिस आगे माई, यू, ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने देख लेने हैं। ये सिर्फ आपने एक दफ़ा देख लेने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फॉर्म ऑफ द आर्टिकल्स के आर्टिकल्स की फॉर्म क्या है और नीचे पंक्चुएशन दिया हुआ है। उनके द स्पेलिंग ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ये आप लोगों को पता होना लाजमी ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, और जो द है THE ये वर्ड हमारे पास क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। और यहाँ पे उन्होंने वही बताया कि द स्पेलिंग ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल आ एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स डिपेंड ऑन द इनिशियल वर्ड साउंड ऑफ द वर्ड दैट फॉलोज। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स, इनकी जो है प्रोनाउंसिएशन वो डिपेंड करती है इनिशियल साउंड पे। आर्टिकल्स आर नॉर्मली स्ट्रेस, ये दबाए मतलब इतने दबाए नहीं होते, स्ट्रेस नहीं होते, लेकिन इनको थोड़ा बोलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने वर्ड्स जो है बोलना बताया कि आपने प्रोनाउंसिएशन उसकी कैसे करनी है। तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल्स की देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या है, तो यहाँ पे यूजेस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। तो यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल क्या है बेसिकली, कि आर्टिकल्स को हमने यूज़ कैसे करना है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब जो हमारे पास दा आ रहा है उसको हमने कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि आई सा द फिल्म, तो यहाँ पे दा आ रहा है, रीडर्स हेयर नोज विच वन, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि बट दिस इज़ नॉट द केस विच वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, मतलब वो कह रहे हैं यहाँ पे हमने यूज़ क्यों नहीं किया कि दा और एन को, और मतलब ए और एन को यूज़ क्यों नहीं किया जबकि दा को यूज़ किया। तो बेसिकली जो हमारे पास दा वर्ड है ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन की बात की जा रही हो, वहाँ पे दा को यूज़ किया जाता है। बाद यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया काउंट नाउन्स का और मैस नाउन्स का। तो काउंट नाउन्स कौन से होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और मैस काउंट कौन से होते हैं जिनका हम वज़न जो है वो देख सकते हैं लेकिन उनको गिन नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास पानी हो गया, वाटर जो है हम उसको काउंट नहीं कर सकते लेकिन उसका जो है वज़न देख सकते हैं, उसका मैस देख सकते हैं कि इसका कितना वज़न है या कितना पानी है, किलोमीटर्स में वो हम देख सकते हैं। लेकिन जो काउंट नाउन्स है ये हम गिन सकते हैं लेकिन इसको हम मैस नहीं कर सकते। काउंट कर सकते हैं कि पी कप कितने हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंट नाउन्स होते हैं, और जो नहीं मैस होते हैं वो वाटर जैसे, ये क्या होगा, मैस नाउन हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे जब मैं आपकी ये लेक्चर देख रही थी तो मैंने देखा था इसमें काफ़ी उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी और पेपर में नहीं आती, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेन मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब आप लोगों ने एक यहाँ पे छोटा सा काम करना है कि आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आगे वहाँ पे आपको वेबसाइट आ जाएंगी, आप चाहें तो पहले ये दूसरी वेबसाइट ओपन कर लें या फिर आप इमेजेस में जाके वहाँ पे उसकी एग्जांपल्स देख लें, और आप वहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी और आप लोगों को एग्जांपल से प्रैक्टिस हो जाएगी कि आ एन दा जो है इन वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी लेंथी और काफ़ी मतलब अजीब सा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये ना तो पेपर में आता है और ना ही इस कॉन्सेप्ट से कोई समझ आती है। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल देख लेनी है, सिंपल एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको लेक्चर नंबर 45 करवा देती हूँ। इस कोर्स का आपका लास्ट लेक्चर जो है, और मेरे साथ भी आपका शायद ये लास्ट लेक्चर हो, तो लेक्चर नंबर 45 आपको करवा देती हूँ। तो लेक्चर नंबर 45 है कि लैंग्वेज फॉर्म्स एंड फंक्शंस। तो लैंग्वेज फॉर्म्स और फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब वर्ड्स जो हैं वो बनाए कैसे जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, मतलब उनका बेसिकली काम क्या होता है। तो ये इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ लैंग्वेज फंक्शन। अ लैंग्वेज फंक्शन, टू पुट इट वेरी सिंपली, इज़ समथिंग यू वांट टू डू विद लैंग्वेज।
ये वो कहते हैं कि लैंग्वेज फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप उस ज़ुबान के साथ क्या करना चाह रहे होते हो, मतलब आप उस ज़ुबान को कैसे यूज़ करना चाह रहे होते हो, ये उस लैंग्वेज का फंक्शन होता है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया गया है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आई थिंक सो पास पेपर में भी कहीं पे आया था, मैंने देखा था ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है कि लैंग्वेज फंक्शन क्या है, कि एक लैंग्वेज जो काम करता है उसका जो फंक्शन है जो उसने करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंग्वेज फंक्शन, टू पुट इट वेरी सिंपली, इज़ समथिंग, कि लैंग्वेज फंक्शन इज़ समथिंग यू वांट टू डू विद लैंग्वेज, कि आप उस लैंग्वेज को जैसे यूज़ करना चाह रहे हो उसका फंक्शन होगा। और मैंने जो फाइल बनाई हुई है आप लोगों के फाइनल टर्म्स के हवाले से, उसमें मैंने ये चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह जो भी मेन है वो मैंने उस फाइल में रखा हुआ है। आप लोगों को वो मैं इंशाल्लाह कल जो है वो डिस्कस कर दूँगी इंशाल्लाह आपके साथ। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ टू गिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड कन्वे एसेंशियल कमांड्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बेसिकली इसका प्राइमरी फंक्शन होता है लैंग्वेज का, वो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन देना, कन्वे करना, एसेंशियल कमांड्स, फीलिंग्स और इमोशंस। यहाँ पे कमांड्स मतलब इंग्लिश की बात की जाए तो ग्रामर वगैरह हो गया, उसकी पंक्चुएशन, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फीलिंग्स और इमोशन, जो चीज़ें हम शो करवाना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज के फंक्शन में आती हैं कि हम उसको शो करवाएँ, उसको यहाँ पे मैसेज के थ्रू या एक अपना फीलिंग्स इमोशन को शो करवाएँ। ये क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी उसका फंक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर सम वेरी कॉमन लैंग्वेज फंक्शन के, लैंग्वेज के कॉमन फंक्शन है, जैसे कि रिक्वेस्ट करना इन्फॉर्मेशन के लिए, टू आस्क, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, इंक्वायर, ये अब वर्ड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद गिविंग इन्फॉर्मेशन देना, तो जैसे कि डिस्क्राइब वर्ड हो गया, यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेन करना, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है और समराइज़ किया जाता है, तो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट, इंटरपर्सनल रिलेशंस को शो करना हो या कॉन्टैक्ट वगैरह को इस्टेब्लिश करवाना हो, तो टू वेलकम, टू इंट्रो, टू ग्रेट, तो ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो ये बस आपने एक नज़र देख लेने हैं, ये वैसे तो आप लोगों को पता ही होंगे लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे इसको एक नज़र देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाइंग फंक्शंस के फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ कन्वर्जन्स आर सेंटेंसेस आर प्रोवाइडेड, कि यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं और हमने यहाँ पे क्या है उनको आइडेंटिफाई करना है कि उनका फंक्शन क्या है बेसिकली। जैसा कि यहाँ पे कि एट द रेट्स ही इज़ ड्राइविंग वी वुड नॉट गो टू द एयरपोर्ट इन टाइम, यू नो। तो उसको बताना चाह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि हम जो है वो एयरपोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुँच सके। तो वो मतलब उसको बता रहा है, उससे अपनी जो है वो फीलिंग्स शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि टू एक्सप्रेस फेयर, वो खौफ में है, नहीं वो खौफ में बिल्कुल भी नहीं है। टू एक्सप्रेस एंग्जाइटी, नो ये भी नहीं है। उसके बाद है टू एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, ये भी नहीं है। ये डिसअपॉइंटमेंट मतलब वो अफसरदा है, तो मतलब वो थोड़ा अफसरदा होकर उसको बता रहा है कि यू नो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इससे पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी हमारे पास है कि टू एक्सप्रेस शॉक, कि मतलब वो ऐसे हमें शॉक होकर बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, या जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ पे सी आंसर लग रहा है। मतलब वो डिसअपॉइंट होकर उसको बता रहा है कि यू नो मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब उसको बता रहा है। तो इस तरह आपने बाकी जो है यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं वो देख लेनी है। और यहाँ पे सिर्फ ये आ भी सकते हैं एग्जांपल्स आपके जो है पेपर में, और इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है फंक्शन, लैंग्वेज फंक्शन की। तो ये एग्जांपल्स आप लोग फिर भी देख लीजिएगा। तो एक एग्जांपल मैंने करवा दी है, बिल्कुल बहुत इजी हैं, बच्चों वाली हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो इजीली समझ आ जाएंगी। तो उसके बाद इसका बी पार्ट है कि एक्सटेंडेड कन्वर्जन, कि कन्वर्जन एक्सटेंडेड क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, वो कह रहे हैं इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फादर कह रहा है कि साजिद, आई डोंट लाइक योर मूविंग अराउंड विद दैट फ्रेंड्स ऑफ योर्स, कि मुझे तुम्हारे उस दोस्त के साथ तुम्हारा चलना फिरा, मूविंग मतलब चलना फिरना पसंद नहीं है। मतलब उसको कह रहा है मुझे तुम्हारा चलना फिरना तुम्हारे दोस्त के साथ पसंद नहीं है। अब नीचे ऑप्शन है एक्यूज़ कर रहा है, उसके बाद डिनाई कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्यूज़ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना, और डिसअप्रूव का मतलब होता है मुस्तरद कर देना, मतलब झुटला देना, एक चीज़ को झुटला देना या फिर नापसंद करना। और एक्सप्लेन होता है बयान करना। तो यहाँ पे जो है एक्यूज़ इल्ज़ाम तो वो नहीं लगा रहा, और उसमें जो है उसका फादर वो इनकार भी नहीं कर रहा किसी चीज़ से, और एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। तो मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, डिसअप्रूव कर रहा है, मतलब वो मुस्तरद कर रहा है कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए इसका यहाँ पे ये आंसर होगा। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कन्वर्जन के लिहाज से बताया, और साथ साथ आपको ऑप्शंस भी दे दिए हैं कि इसको सिलेक्ट करें। अब वाई नॉट मतलब वो कह रहे हैं क्यों नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब उसने क्वेश्चन मार्क एंड पे लगाया गया, इसको आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक कन्वर्जन है फादर की और साजिद की, मतलब बाप बेटे की कन्वर्जन हो रही है, और उसमें उन्होंने आपको कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दूसरा में वाई नॉट, वो क्यों नहीं, वो पूछ रहा है क्यों नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे वो मार्क कर रहा है, और ये क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका बी आंसर होगा। इस तरह बाकी भी आप लोग देख लीजिएगा।
तो बाकी जितना भी नीचे लेक्चर यहाँ पे दिया गया उसमें सिर्फ यही प्रैक्टिस दी गई है आपको कन्वर्जन की, और आपने बस इन्हीं लैंग्वेज फंक्शन को यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करनी है, और यही चीज़ें आपको सिर्फ देगी हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे फाइनल के लिहाज से, कि आपको डेफिनेशन आनी चाहिए लैंग्वेज फंक्शन की, और उसकी एग्जांपल्स को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो बस वो आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये लेक्चर बहुत ईजी था। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। टेंसेस थे, एक्टिव पैसिव थे, और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ था वो इंपॉर्टेंट था, और लैंग्वेज फंक्शन ये चीज़ जो है आज की जितने मैंने लेक्चर्स करवाए हैं उनमें इंपॉर्टेंट थी। और अब यहाँ पे लास्ट में उन्होंने हमें रीकैप और फाइनल एग्जाम के बारे में बताया, और यहाँ पे उन्होंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं कि इन पर ज़्यादा फोकस करें। मेन आइडियाज़, सपोर्टिंग आइडियाज़, टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स ऑफ एसे, और उसके बाद फंक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन ऐसे, और ये टॉपिक्स यहाँ पे उन्होंने बता दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि इन पे आप ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद वोकैबुलरी और रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया। तो यही टॉपिक्स जो है इनमें से कुछ जो है मिड टर्म में थे वो मैंने आप लोगों को बताए थे। बाकी मैं कल इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि आपको वीडियो जो है वो जल्द ही प्रोवाइड कर दूँ फाइनल टर्म के हवाले से। और यहाँ तक जो है हमारे लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आपकी पूरी बुक के मैंने सारे लेक्चर बना दिए हैं, एंड आई होप कि मेरे जो है लेक्चर से आप लोगों की काफ़ी हद तक हेल्प हुई होगी। और हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ मुझे लाजमी फ़ीडबैक मुझे दिया करें। आप लोग पहले भी देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनके साथ मेरा एक अच्छा सा लगाव बन गया है। एक अब मुझे आज लास्ट लेक्चर था, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मुझे अंदर से बंदा अपसेट हो जाता है। मैं अपसेट थी कि आज मेरा लास्ट लेक्चर है, फिर वो स्टूडेंट्स मुझे नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, उनकी GPA क्या आएगा। तो बस मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था कि आज लास्ट लेक्चर है। अब यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स के नाम नहीं ले रही, उन स्टूडेंट्स को खुद ही पता चल गया होगा कि वो कौन कौन सा स्टूडेंट्स हैं। तकरीबन 10-12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर हर वीडियो पे मुझे फ़ीडबैक देते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, और मुझे बताते थे कि उनको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, मेरे लेक्चर से समझ आ रही है नहीं आ रही। तो उनसे मुझे भी बहुत हौसला अफजाई होती थी, मुझे भी बहुत खुशी होती थी कि इनकी अच्छी तैयारी हो रही है, और मुझे ये भी पता चल जाता था कि मेरी वीडियोज़ उनको कैसी लग रही हैं। तो उन स्टूडेंट्स को जो है मैं यही कहना चाहूँगी, बल्कि सब स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह मेरी विश है कि आप लोग जो है वो 3.5 से एटलीस्ट अबव जाओ। इंग्लिश ये बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, और इसमें जो मेन चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हो तो भी आप इसमें ईज़िली 3.5 से अबव जा सकते हो। मेन चीज़ आप लोगों की ग्रामर होनी चाहिए, ग्रामर स्ट्रांग हुआ है अगर आपकी, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स हैं अगर वो आप लोगों को आते हैं तो आप लोग ईज़िली 3.5 से अबव जा सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपके जो हैं एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, पोस्ट भी डालती रहूँगी चैनल पे, और वीडियो भी 1-2 डाल दूँगी। आप लोग को जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, जो भी आप लोग को फाइनल के हवाले से प्रॉब्लम हुई, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं पोस्ट जो है डालती रहूँगी 1-2 दिन बाद, वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियोज़ के नीचे भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।